Hello students, welcome back in my YouTube channel. Our next topic is refraction at a convex spherical surface. ठीक है, अब हम convex spherical surface में refraction जो होता है उसे समझेंगे और यहाँ से हम एक डेरिवेशन तक पहुँचेंगे। वो डेरिवेशन हमें क्या बताएगा, ये जो डेंसर मीडियम है, ये आपका एक ग्लास है, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है, तो अंदर क्या होगा, एक डेंसर मीडियम होगा, ठीक है। और ये जो इधर का मीडियम होगा वो कैसा होगा, एक रेयरर मीडियम होगा। क्लियर? ओके। किसी भी मीडियम का, अगर जैसे किसी भी मीडियम का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख रहे हैं, वैसे मान लीजिए आप किसी ग्लास का ही लिख रहे हैं, मैंने बोला ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज करिए होता 3/2 है, मैंने बोल दिया 3, ठीक। तो सिर्फ मैंने ये बोला कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3, तो इसका मतलब आप ये समझिएगा कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में है, एयर के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। तो ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। क्लियर? ठीक है। यहाँ पे जो रेयर मीडियम है उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1, चाहे n1 आप मान के चलिए, कुछ बुक कंसीडर करती है μ1, ठीक है, चाहे n1 मान के चलिए चाहे μ1 मान के चलिए, हम n1 मान के चलेंगे, हमारे लिए थोड़ी आसानी होगी, ठीक है। डेंसर मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं n2, ठीक है। ये आपका स्फेरिकल कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट को रखा है, ये पोल है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। अब किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को बनाने के लिए कम से कम 2 रेज की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। हमने एक रेज डायरेक्टली पोल से होते हुए पास की, प्रिंसिपल एक्सिस से होते हुए पास की, ठीक है। तो ये डायरेक्टली कहाँ जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगा। क्यों सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगा? आपको पता है रिफ्रैक्शन के केस में अगर कोई लाइट इंसिडेंट कर रही है परपेंडिकुलरली, तो रिफ्रैक्शन भी कैसा होगा, परपेंडिकुलरली होगा। ये जो PC है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली लाइन, कोई भी लाइन हमेशा अगर रेडियस के अलॉन्ग है तो वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होती है। अब कोई भी लाइट डायरेक्टली अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ पॉइंट कर रही होगी तो जाहिर सी बात है वहाँ पे कितना एंगल बन रहा होगा, 90 डिग्री बन रहा होगा। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और ये लाइट रे चली जाएगी सीधे आगे की तरफ, ठीक। एक रे तो चली गई एकदम आगे, दूसरी रे को हम क्या कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर एंगल से हमने इस कॉन्वेक्स सरफेस पे फॉल कराया। अब यहाँ पे हमें नॉर्मल ड्रॉ करना है, यानी 90 डिग्री ड्रॉ करना है। तो अभी मैंने बताया सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली कोई भी लाइन क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ से हमने एक नॉर्मल ऐसे ड्रॉ किया, तो मान लेते हैं एंगल आई है, ठीक है। अब रेयर मीडियम से जब लाइट डेंसर मीडियम की तरफ जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ क्या होती है, टर्न हो जाती है। तो ये लाइट ऐसे टर्न हो गई, इसको आगे की तरफ बढ़ाते रहिए, जहाँ पे ये कट करेगी, एक लाइन ये गई थी और एक लाइन ये आ रही है, जहाँ पे दोनों एक दूसरे को कट करेंगे वहीं पे इमेज की फॉर्मेशन होगी। तो मान लेते हैं इमेज कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। क्लियर? ठीक है। ये एंगल आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। चलिए मान लेते हैं ये वाला जो इंसिडेंट रे था ये इस प्रिंसिपल एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है। क्लियर? ये जो ए आई है ये इस प्रिंसिपल एक्सिस से बीटा एंगल बना रहा है, ठीक। और जो ये नॉर्मल ऐसे गया है, चाहे एन सी कहिए चाहे ए सी कहिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस से गामा एंगल बना रहा है। क्लियर? ठीक है। हम यहाँ से एक ए से इस प्रिंसिपल एक्सिस पे पॉइंट एम परपेंडिकुलरली, ए एम को परपेंडिकुलरली इस पे क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। चलिए देखिए, आप एक चीज़ मैथमेटिकली आप ये चीज़ जानते होंगे, जैसे मान लीजिए मैंने ऐसे ट्रायंगल बनाया, ठीक है। इसकी कोई भी एक साइड, मान लीजिए मैंने यही साइड आगे की तरफ बढ़ा दी, ठीक। यहाँ मैंने बोला 1 है, इसको बोला मैंने 2 है और इसको बोला मैंने x है। तो आप बोलेंगे x इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो अंदर के 2 अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। ये मैथमेटिक्स में क्लास 9 10th में सिखाया गया है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कोई भी ट्रायंगल मैंने ऐसे बना दिया और इस साइड को मैंने आगे की तरफ बढ़ा दिया, इधर एंगल 1 है, इधर एंगल 2 है और इधर एंगल x है। तो आप बोलोगे x इज इक्वल टू, इसके अपोजिट साइड वाला एंगल कौन है, एंगल 1 और एंगल 2, तो x इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। अब देखिए हम करेंगे क्या, आप ज़रा ट्रायंगल AOM में, इन ट्रायंगल AOM में ज़रा ध्यान से देखिए, आप आई को क्या लिख सकते हैं, AOM में नहीं, AOC में, सॉरी AOC में आप एंगल आई को क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस गामा लिख सकते हैं, ठीक है। आई इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस गामा लिख सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ट्रायंगल AIC में
ट्रायंगल AIC में आप गामा को क्या लिख सकते हैं? देखिए ये ट्रायंगल ऐसे बना, ये ट्रायंगल ऐसे बना, अब ये वाली जो साइड है इसी को हमने आगे की तरफ बढ़ाई, तो जो इसके थ्रू एक्सटीरियर एंगल बन रहा है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा, यानी गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा होगा। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? गामा माइनस बीटा होगी कि नहीं होगी? ठीक है, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, चलिए अब हम स्नेल्स लॉ को अप्लाई करेंगे। बाय स्नेल्स लॉ साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब किसके रिस्पेक्ट में? लाइट जहाँ से जाती है उसको, लाइट जहाँ से जाती है, जहाँ से इंसिडेंट करती है उस वाले मीडियम को यहाँ रखते हैं, और जिस मीडियम में गई है उस वाले मीडियम को यहाँ रखते हैं। तो फर्स्ट वाले मीडियम से सेकंड वाले मीडियम की तरफ जा रही है, तो फर्स्ट वाले मीडियम से सेकंड वाले मीडियम की तरफ जा रही है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, अगर इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ही टर्म में लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? N2 अपॉन N1। ठीक है, थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो आप लिख सकते हैं N1 साइन आई इज इक्वल टू N2 साइन आर, ये लिख सकते हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। ठीक है, अगर ये आपका एंगल आई, अगर आपका ये एंगल आई और एंगल आर किस में हो? रेडियन में हो। तो अगर आपका ये एंगल आई और एंगल आर रेडियन में हो तो ये साइन आई और साइन आर रिप्लेस हो जाता है N1 आई से और N2 आर से, यानी साइन आई की जगह सिर्फ आई लिखेंगे और साइन आर इज नियरली इक्वल टू आर हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 4 मानना चाहते हो तो मान लो। बहुत सारे इक्वेशन हम बनाते हैं। अब क्या करेंगे? आई की वैल्यू और आर की वैल्यू को पुट करो ऑन पुटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 4 वी गेट, हमें क्या मिलेगा? N1 आई की जगह रखेंगे अल्फ़ा प्लस गामा, N2 आर की जगह रखेंगे गामा माइनस बीटा। ये गामा माइनस बीटा है, मैंने यहाँ पे गलती से बी लिख दिया है। ठीक है, ये बीटा है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इतनी चीज़ सबको समझ में आई? थोड़ा सा अंदर मल्टीप्लाई करो, N1 अल्फ़ा N1 गामा इज इक्वल टू N2 गामा माइनस N2 बीटा। माइनस N2 बीटा को इधर लेके आओ तो N1 अल्फ़ा प्लस N2 बीटा इज इक्वल टू N2 गामा। N1 गामा को उधर लेके जाओ, माइनस N1 गामा। फिर से एक लाइन और लिख लो, N1 अल्फ़ा प्लस N2 बीटा इज इक्वल टू N2 माइनस N1 बाहर गामा। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर आपका क्या हो गया? 5 हो गया। ठीक है, अब देखिए जो ये आपका स्फेरिकल सरफेस है, मैंने इतना बड़ा बनाया है ताकि आपको हर एक एंगल क्लियरली दिखे, पर इतना बड़ा होता नहीं है एक्चुअली में। इसका एपर्चर बहुत छोटा होता है, बहुत छोटे छोटे लेंसेज होते हैं। तो ये जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना, ये काफ़ी नज़दीक होता है पी के, तो उसको तो हम बाद में बताएंगे। पर लेकिन इसका एपर्चर इतना छोटा है कि हम ये जो एंगल बन रहा है ना अल्फ़ा, इसको रिप्लेस कर सकते हैं इसके टेंजेंट से। जैसे वहाँ पे आई अगर रेडियन में मेज़र हो रहा था तो हम साइन आई को रिप्लेस कर दे रहे थे आई से, वैसे ही यहाँ पे ये अल्फ़ा इतना छोटा होता है कि इसको रिप्लेस कर देते हैं इसी के टेंजेंट से। ठीक है, यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि इन ट्रायंगल सिंस aperture is very small, so alpha, beta and gamma are replaced by their tangents. ओके, देखिए अल्फ़ा यहाँ पे देखते हैं, अल्फ़ा को हम नियरली इक्वल टू tan अल्फ़ा, ये किसके बराबर होगा? वैसे ही बीटा नियरली इक्वल टू tan बीटा, ये किसके बराबर होगा? गामा नियरली इक्वल टू tan गामा,
ये किसके बराबर होगा? इन ट्रायंगल AMO में अगर tan अल्फा लगाया जाए तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस AM अपॉन OM लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। तो AM अपॉन OM, ठीक है। बीटा AMI वाले ट्रायंगल में tan बीटा लगाए तो क्या लिख सकते हैं? AM अपॉन MI लिख सकते हैं, AM अपॉन MI। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। गामा AMC वाले ट्रायंगल में tan गामा लगाएं तो परपेंडिकुलर ये, बेस ये, तो AM अपॉन MC, AM अपॉन MC, ठीक है। ओके, ये अपर्चर इतना स्मॉल होता है कि ये जो AM होता है, ये जो M पॉइंट होता है, ये P के काफ़ी नज़दीक होता है। तो चाहे M लिखो, ये जो M है इतना नज़दीक होता है कि OM की भी दूरी उतनी ही लगेगी जितना कि OP की है, ठीक है। ये M काफ़ी इस P के नज़दीक होता है, तो जहाँ जहाँ M है वहाँ वहाँ हम P लगा सकते हैं, दैट इज़ AP। चाहे AP लिखो, चाहे AP लिखो, चाहे AME लिखो, ठीक है। AP लिखो चाहे AME लिखो। OP को हम OM को हम लिख सकते हैं OP, और ये हो जाएगा AP। MI को हम लिख सकते हैं PI, और AP अपॉन MC को हम लिख सकते हैं PC, ठीक है। देखिए, ये जो AM है ये इतना नज़दीक है P के, तो हम केवल AM की जो हम AP लिख रहे हैं, ठीक है। यानी उसकी भी हाइट कितनी है? H है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ AM आया है या फिर AP आया है वहाँ वहाँ पहले H लगा दीजिए, दैट इज़ H, ठीक। अपॉन OP की वैल्यू कितनी होगी? OP यहाँ पे ऑब्जेक्ट की दूरी है, कहाँ पे खड़ा है, हम इसको ओरिजिन मानेंगे, लेफ्ट साइड में है, दैट इज़ -u होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी होगी? -u में होगी, -u। PI इधर देखिए, P से I ये किधर है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो इसकी जो इमेज की डिस्टेंस है वो +v होगी, ठीक है। ये हो गया +v, ठीक है। PC रेडियस ऑफ कर्वेचर, अरे रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कहाँ है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो ये हो गया +r। समझ में आया? ठीक है। इसको कोई इक्वेशन मान लीजिए, इसको इक्वेशन 6 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 7 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 8 मान लीजिए। ये जो वैल्यूज़ आई ना अल्फ़ा बीटा गामा की, इन सभी वैल्यूज़ को हम यहाँ पे जो अल्फ़ा बीटा गामा है यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। पुटिंग 6 7 8 इन इक्वेशन नंबर 5, ऑन पुटिंग इक्वेशन 6 7 8 इन 5 वी गेट, हमें क्या मिलेगा? हम रखते चल रहे हैं N1, अल्फ़ा की जगह हम रखेंगे H अपॉन -u प्लस N2, बीटा की जगह हम रखेंगे H अपॉन v इज इक्वल टू N2 माइनस N1, गामा की जगह हम रखेंगे H अपॉन r, ठीक है। तो H और H ये कैंसिल हो जाएगा, तो हम लिखेंगे N1 अपॉन -u प्लस N2 अपॉन v इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन r। इसको थोड़ा प्रॉपर वे में लिखा जाए तो हम पहले पॉजिटिव वाले को लिख लेते हैं, N2 अपॉन v माइनस N1 अपॉन u इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन r। This is the relation between absolute refractive indices of medium and their images, object and radius of curvature of a convex spherical surfaces। ये है आपका रिलेशन, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ और, अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या हो रहा था, लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही थी, तब ये इक्वेशन आया। अगर लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाता तो कुछ मत करिएगा, जहाँ N2 है वहाँ N1 लिख दीजिएगा और जहाँ N1 है वहाँ N2 रख दीजिएगा। वैसे यहाँ पे N1 रख दीजिएगा, यहाँ N2 रख दीजिएगा, और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन में कहा है, जैसे मैंने यहाँ पे ये जो N2 लिया है वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सेकंड मीडियम का, N1 लिया है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है फर्स्ट मीडियम का। वैसे ही अगर क्वेश्चन में कहे कि नहीं, हम वैल्यू आपको दे रहे हैं सेकंड डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ठीक है, तो इसको आप कैसे लिखोगे? N2 अपॉन N1 लिखोगे, है ना।
अगर आपको ऐसे दे रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, या फिर ये बोले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम, तो इसको हम लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम। ठीक है, तो अगर इस चीज़ को हम इसमें अप्लाई करें, अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दे रहा है और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसमें अप्लाई करें, तो हम डायरेक्टली लिखेंगे, अगर पूरे इक्वेशन को n1 से हम डिवाइड करें तो ये n2 अपॉन n1 हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, यहाँ से n2 अपॉन n1 आएगा और ये 1 हो जाएगा। तो देखिए, इफ़ वी डिवाइड थ्रू आउट बाई n1 वी गेट, इसको n1 से डिवाइड करोगे तो नीचे n1 आएगा, n2 अपॉन n1 हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं n2 अपॉन n1 होल के अपॉन v, माइनस इसको n1 से डिवाइड करेंगे तो n1 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन u। यहाँ से काम करो, इसको n1 से डिवाइड करोगे तो n2 अपॉन n1 1 अपॉन r को बाहर निकाल लो, 1 अपॉन r बाहर हो गया, n2 माइनस n1, आप n1 से डिवाइड कर रहे हो तो n2 अपॉन n1 माइनस ये कट के 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n2 अपॉन n1 माइनस 1 अपॉन r। n2 अपॉन n1 का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम माइनस अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम माइनस 1 अपॉन r। ठीक है, n2 और ये 1, इसका मतलब ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। क्लियर, ये था आपका फाइनल फॉर्मूला। देखिए, मैं एक बार और आपको ये क्लियर कर दूं, अगर क्वेश्चन में उसने कहा कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस आपको दोनों मीडियम के दिए हुए हैं, रेयर के भी और डेंसर के, एब्सोल्यूट, तब आप ऊपर वाला फॉर्मूला यूज़ करना। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम ऐसे दिया है, तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना। समझ में आई बात? दिस इज़ योर डेरिवेशन। एक बार आप इसको अच्छे से देख लीजिए और पॉज करके आप इसका नोट्स बना लीजिएगा। थैंक यू।